हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ये बताने वाले या कहने वाले हैं, बल्कि एक कहानी सुनाने वाले हैं। उसके पहले भूमिका के रूप में हम कुछ बातें कहना चाहेंगे। नंबर 1 कि यदि आपको बड़ा बनना है, महान बनना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है अथवा ग्रोथ करनी है, तो कभी भी खुद को मिडिल क्लास मत समझिएगा, या तो खुद को बहुत बड़ा समझिएगा, इतना बड़ा कि छोटे से छोटे व्यक्ति, इंसान, जीव के छोटे से छोटे एहसान या कार्य की आप सराहना कर सकें, या आप अपने आप को बहुत छोटा समझिए, इतना छोटा कि आप बड़े से बड़े व्यक्ति, कार्य में अपना योगदान दे सकें। इन्हीं दोनों अवस्थाओं में आपके कार्य की सराहना हो सकती है, या आप दूसरों के कार्य की सराहना कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को मिडिल क्लास समझेंगे तो मिडिल क्लास हमारी समझ से परे की चीजें हैं। खैर, अब हम आपको दो कहानी सुनाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब सेतुवन में रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, उस समय गिलहरी जो समुद्र में पानी में भीगती थी और फिर बालू में लेट करके उसके शरीर पर कुछ बालू के कण लग जाते थे और वह सेतु बंधन में जो पत्थरों के बीच में कहीं पर गड्ढे पड़ जाते थे, उन गड्ढों में वह अपने उन बालू के कणों को वहां पर छोड़ करके आया करती थी, वहां पर अपनी झाड़ दिया करती थी। इस तरीके से वो सेतु बंध में, समुद्र पर सेतु बंधन में अपना वह योगदान दे रही थी। अब 100 योजन लंबा पुल जो समुद्र पर बनाया जा रहा था और आधे फुट से भी छोटी गिलहरी और उसके शरीर पर मुश्किल से जो थोड़े बहुत कण आते होंगे, उससे भला क्या योगदान हो सकता है। लेकिन नहीं, उसने अपने महान कार्य में, उसने इतने बड़े महान कार्य में अपना योगदान निश्चित किया। इसलिए आज वो गिलहरी अमर हो गई। भगवान प्रभु ने उसके इस योगदान को देखा और सराहा। अर्थात देखने को तो अन्य सभी ने देखा होगा, लेकिन सराहना करना, छोटे की सराहना करना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास की बस की बात नहीं है। जो टॉप लाइन में होते हैं, वहीं से छोटे के भी योगदान जो वो बड़े कार्यों के संदर्भ में कर रहा है, उनकी सराहना कर सकता है। इसलिए या तो आप इतने बड़े बन जाइए कि छोटे से छोटे के भी यदि वो किसी बड़े महान कार्य में अपना योगदान देने जा रहा है, प्रयास कर रहा है, कामयाब होगा और नहीं होगा, या उसके कार्यों का कितना महत्व होगा, यह एक अलग की बातें हैं, लेकिन हाँ, सराहना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे, पहली बात तो यदि आप महान हैं तब तो बात अलग, यदि नहीं महान है तो जब कभी वो महानता को प्राप्त करेगा तो उसके साथ आपका नाम जुड़ जाएगा, या आपके साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात आती है कि वो गिलहरी अपने साधारण कार्यों में भी अपना योगदान दे सकती थी,
जहाँ पर योगदान ये देती तो वो कार्य उसके पूर्ण होते जा करके, लेकिन नहीं, उसने साधारण कार्यों में अपना योगदान देने की बजाय उसने महान और महानतम कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित किया। भले ही उसके योगदान का कोई भी महत्व हो या ना हो, लेकिन उसने भरसक अपनी मेहनत का परिचय दिया, अर्थात या तो आपके कार्य की, आपके योगदान की सराहना हो। महत्व ये नहीं जब आप अपनी पूरी क्षमताओं को लगा देंगे एक महान कार्य में, एक महान कार्य के विकास में, महान कार्य की संपन्नता में, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य की सराहना होगी। दूसरी कहानी मैं इस संदर्भ में सुनाना चाहता हूं कि जहां पर कोई भी संभावनाएं न हो, कोई भी संभावनाएं भी न दिखती हों, लेकिन यदि अच्छा करने को मौका मिल रहा है तो वहां पर अच्छा कर जाना चाहिए। यहां पर एक बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो एक उद्यमी होता है वो सृजनशील होता है। वह सृजनशील होता है कि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में एक तो वो विशेषताएं तो इंस्टॉल की ही जाती हैं जिनके कारण वो प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें हैं जो उसमें इफेक्ट जनरेट कर देती हैं, और उन इफेक्ट जनरेट करने के लिए जो उद्यमी है, जो उसका फाउंडर है, जो उसका निर्माता है, उसमें सृजनशीलता, कल्पनाशीलता अवश्य होनी चाहिए, कलात्मकता अवश्य होनी चाहिए। केवल वो भौतिकता का प्रदर्शन या इकोनॉमिक क्वालिटी या टेक्निकल क्वालिटी का प्रदर्शन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें इमोशंस, भावात्मकता, प्रेम, सौहार्द, इन सभी चीज़ों का भी उसमें समावेश होना चाहिए। तभी वह कारगर हो सकता है, क्योंकि यदि हमें भावना चाहिए, यदि हमें प्रेम चाहिए, यदि हमें कलात्मकता चाहिए, क्योंकि हार्ट, माइंड, बॉडी, तीन चीज़ों से हमारा पूरा कंप्लीट व्यक्तित्व बनता है। हार्ट में अर्थात भावनाएं, जिनमें प्रेम, त्याग, समर्पण, सुंदरता, ये सब चीज़ें चाहिए। वहीं बौद्धिकता, तर्क, ठोस निर्णय, वो भी चाहिए जाकर के, और शरीर की आवश्यकता, भौतिक साधन। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब इन तीनों चीज़ों को संतुष्ट करती है, स्वाभाविक बात है कि वह एक यूनिक इफेक्ट तभी जनरेट कर पाती है। इस कारण से कि एक जो इंटरप्रेनर है, जो उद्यमी है, उसमें ये इन सब चीज़ों का, चाहे वह साहित्यिक रुचि हो, मतलब सृजनशीलता, न केवल प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति, ये तो उसका कार्य है, लेकिन उस प्रोडक्ट या सर्विस में जो अतिरिक्त इफेक्ट पड़ता है वो अतिरिक्त सृजनशीलता से पड़ता है। इसीलिए उसको एक प्रसन्नता से भरपूर, उत्साह से भरपूर, प्रसन्नता और उत्साह, ये सब चीज़ें हार्ट से रिलेटेड हैं, और हार्ट से रिलेटेड कहानी है, कविता है, कला है, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ इन सब चीज़ों से ही आइडिया बनाते हैं, एक संतुष्टि होती है। तो आइए हम अपनी उस कहानी की तरफ आते हैं। एक पंडित जी थे, काफ़ी गरीब थे, काफ़ी गरीब थे। अब फिर वही ये एक मिथक आ जाता है कि हाँ, अगर आप पंडित हैं तो गरीब होंगे, लेकिन नहीं। हम यहाँ पर एक व्यक्ति की भी हम बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति था, काफ़ी पुराने समय की बातें हैं। उस समय की बातें हैं जब हमारे समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। विभिन्न शुभ अवसरों पर नरबलि भी दी जाती थी। आज इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, पूर्णतः गलत भी है, लेकिन हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं ये चीज़ें किसी समय रही थी। हालांकि अब पशु बलि का तो आज भी विधान है, ठीक है, कहीं पर कुर्बानी तो कहीं पर कुछ है जा करके जो है, ठीक है। ये तो सब एक अलग की बातें हैं। फिलहाल इन बातों में न पढ़ करके हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो वो
आदमी, पुराने समय की बातें हैं, तो वो आदमी चल दिया कहीं पर, उसका कार्य पूजा पाठ करवाना, ये सब चीज़ें थी। चल दिया तो कहानी है, पहले कहानी के अंदाज में इसको लीजिएगा, फिर हम इसके महत्व को समझाते हैं। चल दिया, रास्ते में उसको जब कुछ भूख प्यास लगी तो घर से उसको कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए सामान बांध दिया गया था। तो रास्ते में कुआं पड़ा जो है, तो उस समय लोग कुएं से पानी निकालने के लिए एक लोटा और रस्सी साथ में रखते थे जो है, क्योंकि उसमें नलों का प्रचलन नहीं था, जिसके कारण लोग रास्ते में कहीं पर कुआं पड़ते थे, उसी से पानी निकाल करके पानी को पीते थे। तो वो आदमी उस कुएं के पास गया और सोचा यहाँ से हम पानी निकालें जो है, और ताकि हम अपना कुछ जलपान करें। तो उसने जब पानी निकालने का प्रयास किया तो उसको लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो उसने पूछा कि भाई कौन हो, क्यों पकड़े हो? तो उसने कहा कि मैं कौवा हूँ और मैं इस कुएं में गिर गया हूँ और मुझे निकाल लो। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मैं तुमको क्यों निकालूं? अरे कहा जो है कि भाई मैं कौवा हूँ, गिर गया हूँ, हो सकता है किसी समय मैं आपके किसी काम आ जाऊँ, आप मुझको निकाल लीजिएगा। उस आदमी ने सोचा चलो खैर पक्षी है, इसको निकाल लेते हैं। उन्होंने किसी प्रकार से उसको भी निकाला कौवा को। कौवा थोड़ी देर इधर उधर उड़ा और उसके बाद में बोला कि हे महापुरुष, आपने मुझको निकाला है, मुझ पर आपने एहसान किया है, मैं आपके इस एहसान को मानता हूँ। यदि कभी ज़रूरत पड़े तो मुझको याद करना, और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपकी मदद के लिए अवश्य आऊँगा। लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी गिर गया है, उस आदमी को न निकालना। तो उस आदमी ने सोचा अरे पक्षी है, जाओ अपना काम करो, जा करके जो है भला बताओ तुम हमारे किस काम आ सकते हो, मैं तुमको क्यों याद करूँगा? तुम्हारा काम इधर उधर गंदगी को खाना है, भला बताओ मैं तुमको क्यों याद करूँगा? खैर कोई बात नहीं, कौवा था वो चला गया। उसके बाद में फिर उन्होंने पानी पीने के लिए अपना लोटा डाला, फिर उनको लगा किसी ने पकड़ लिया। तो कहा भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं गधा हूँ। कहा भाई तुमने क्यों पकड़ा? कहा कि मैं भी इस कुएं में गिर गया हूँ, मुझको भी निकाल लीजिएगा। आदमी ने सोचा कि सीधा साधा जानवर है बेचारा, कहीं धोखे से गिर गया होगा। खैर प्रयास किया, उस गधे को भी निकाला। गधा भी थोड़ी देर इधर उधर लोटा पोटा और उसने कहा कि हाँ महापुरुष, हे महानुभाव, यदि कभी वक्त पड़े तो मुझको याद करना, मैं आपकी मदद के लिए अवश्य आऊँगा। उन्होंने कहा अरे जाओ तुमको मैं भला बताओ क्या याद करूँगा? तुमको जाओगे कहीं कोई धोबी उबी पकड़ लेगा, आराम से तुम पर कपड़े ढोएगा जो है, घर से घाट तक, घाट से घर तक तुम्हारी ये गतिविधि हो जाएगी, मैं तुमको भला क्या याद करूँगा? उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझको निकाल कर हम पर एहसान किया है, इसलिए आप मुझको जब कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक आदमी गिर गया है, उसको मत निकालना। कहा कोई बात नहीं, ठीक जाओ। फिर उसने जो है कि फिर डाला लोटा, तो फिर लगा किसी ने पकड़ लिया। कहा कि मतलब तो तुम कौन हो? कहा कि मैं शेर हूँ। तो कहा भाई तुमने क्यों पकड़ा? अरे कहा कि मैं गिर गया हूँ, मुझको निकाल लो। उस आदमी ने कहा कि मैं तुमको कैसे निकाल लूँ? मैं कैसे तुमको निकाल लूँ जो है कि तुम तो आओगे तो मुझको खा जाओगे। तो उन्होंने कहा, उस शेर ने कहा कि नहीं, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं खाऊंगा नहीं, और लेकिन मुझको निकाल लीजिएगा। यहाँ पर तर्क की कसौटी पर यह कहानी नहीं खरी उतर रही है। तर्क की कसौटी पर यह कहानी नहीं खरी उतर रही, क्योंकि शेर हो और साथ में गधा और आदमी हो जा करके, और तो शेर खा नहीं जाएगा उसको जो है। लेकिन नहीं, कहानी के अंदाज में लीजिएगा और फिर इसका महत्व को हम आपको समझाएंगे जो है। अभी कहानी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, ये भावना या कल्पना प्रधान भी हो सकती हैं, लेकिन किसी न किसी सत्य के आसपास जरूर होती हैं। खैर पंडित मतलब उस आदमी ने सोचा कि कौन सा हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी है जो जिंदा रहेंगे, अरे ऐसे चलो खा जाएगा कोई बात नहीं, कम से कम इसके काम तो ये शरीर आएगा। खैर जैसे तैसे बड़ी मेहनत करके उन्होंने उस शेर को निकाला।
शेर इधर उधर दो चार दहाड़े लगाई और उसके बाद में वो बोला, कहने लगा, हाँ महापुरुष, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए यदि कभी ज़रूरत पड़े तो उसको याद करना। उस आदमी ने सोचा, अरे जल्दी से तुम जाओ, भागो, हमारे प्राण संकट में हैं। ऐसा लगता है कि इसे जब कभी हमारे बाल बच्चे भारू हो जाएंगे तब मैं तुमको याद करूँगा कि हाँ तुम भूखे हो गए, आ जाओ जल्दी से महाराज, यहाँ से टलो। तो कहा, खैर कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा, लेकिन हाँ कभी मुसीबत पड़े तो हमको याद करना, और मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी मुसीबत में मैं ज़रूर साथ आऊँगा, तुम्हारे काम आऊँगा, लेकिन हाँ इसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है, उसको मत निकालना। खैर ये कहकर शेर चला गया और उस आदमी की जान में जान आई। फिर उसने जब डाला लोटा तो फिर लगा किसी ने पकड़ लिया है, तो पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं आदमी। कहा मुझको भी निकाल लीजिएगा। अब वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भाई तुमको तो मैं अवश्य निकालूंगा, तुमको तो मैं अवश्य निकालूंगा। इसलिए उसने उस आदमी को निकाल लिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि जो गाइडेंस है, कम से कम यदि कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडेंस दे तो उस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। और लगातार यदि वो गाइडेंस कुछ लोग दे रहे हैं, छोटे या बड़े, जीव या सजीव, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार से क्या नाम, नेचुरल तौर पर या गैर नेचुरल तौर पर कुछ भी कहीं पर गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, उस पर ज़रूर समीक्षा करनी चाहिए। अगर आप उस गाइडेंस को नहीं मानते हैं, अपनी ही हाँकते रहते हैं, अपने ही अनुसार चलते हैं, तो मुसीबत फंस सकती है। अगर उन तीनों ने कुछ गाइडेंस दिया है तो उन्होंने एक अपने एक्सपीरियंस का आधार पर दिया होगा, और ख़ास करके उसको दे रहे हैं जो उनकी मदद कर रहा है, तब तो ज़रूर वो उसके हित की ही बात को सोच रहे होंगे। लेकिन उसे निकालने वाले ने उनकी गाइडेंस को दरकिनार कर दिया। परिणाम ये हुआ, खैर उन्होंने उस आदमी को निकाला। उस आदमी ने भी बड़ा उनका आभार जाना और आभार जता करके कहा, ठीक है भाई, है कि आपने हम पर एहसान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फला गाँव का रहने वाला हूँ, वहाँ पर हमारा घर है, कभी ज़रूरत पड़े तो उधर आना। और इतना कहकर वो चल दिया, और वो आदमी भी अपने रास्ते पर चल दिया। समय गुजरा, कुछ 10-5 साल हो गए, तो एक बार उस आदमी को याद आया कि अरे हमने उस आदमी को निकाला था, चलो उधर चलते हैं, उसके यहाँ के हालचाल लेते हैं। और वो वहाँ पर चल दिया। वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी धूम धड़ाका हो रहा है, काफ़ी नाच गान और बाजे गाजे सब बज रहे हैं। उसने सोचा कि वो मैं तो बड़े ही शुभ अवसर पर मैं आ गया हूँ, बड़े ही शुभ अवसर पर मैं आ गया हूँ। तो खैर उसने पूछा, तब तक वो आदमी भी मिल गया और उसने बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ में उनका स्वागत सत्कार किया और बड़ी आवभगत की, बड़ी आवभगत की। आवभगत करने के बाद में वो उनको घर पर ले गया। घर पर ले गया और घर पर ले जाने के बाद में घर वालों ने भी उसका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, बड़ा ही आप शुभ समय पर आ गए, आज हमारे लड़के का मुंडन है, और बहुत ही अच्छा किया। खैर फिर उसने ये भी बताया, कहा कि ऐसा है, आप हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए आप हम लोगों के द्वारा तो भोजन बनाए हुआ स्वीकार नहीं करेंगे, आप खुद ही अपने हाथों से भोजन बना लीजिएगा और मैं सहायकों को मैं भेज देता हूँ। इतना कह करके उसने वहाँ पर एक लेडीज़ जो कि उसके घरों में काम करने वाली, चौका बर्तन ये सब कार्य करने वाली थी, उसको कह दिया, और वो वहाँ पर आ गए। वो खाना बनाने में उन महापुरुष की सहायता करने लगी, लेकिन साथ ही साथ में रोती जा रही थी। तो उस आदमी से ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि चारों तरफ खुशी का माहौल है और आखिरकार ये रो क्यों रही है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। उसने कहा, छोड़िए इस बात को, कहा नहीं बताइए तो सही, आखिरकार आप रो क्यों रही हैं। तो कहा, मैं रो इसलिए रही हूँ कि जब इनके पहले वाले लड़के का मुंडन हुआ था तो हमारी पति की बलि दे दी गई थी, और आज इनके दूसरे लड़के का मुंडन है और इन्हें बलि देने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, तब तक आप मिल गए, अब आपकी बलि दी जाएगी। निर्बली
विरोध करने योग्य है, हमेशा विरोध करता हूँ, ये गलत है पूरी तौर से, और इसीलिए आज प्रतिबंधित है। मैं इस समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ केवल एक कहानी में बता रहा हूँ। आज आपकी बलि दे दी जाएगी, जैसे आज मैं रो रही हूँ ऐसे आज के बाद में आपकी पत्नी और आपके बच्चे रोएंगे। अब उस आदमी को बड़ा भारी झटका लगा और उसको याद आया कि अरे उन तीनों ने सही कहा था कि इस आदमी को न निकालना, और आज मैंने उनकी एडवाइस न मानी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो उसने कहा कि मैं भाग जाऊँगा। तो कहा भाग आप नहीं सकते, चारों तरफ बड़ा सख्त पहरा है, किसी भी तरीके से आप यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। अभी आप भोजन बना रहे हैं, उसके बाद में कहा जाएगा स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद में फिर आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, कहा जाएगा आपसे भोजन कर लो। उसके बाद में फिर आकर के जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर आपको खड़ा किया जाएगा। आपका पूजन अर्चन करने के बाद में फिर वहीं पर आपकी बलि दे दी जाएगी। आप बेचारे उन महापुरुष की कहेगा किसका खाना किसका पीना जो है। खैर जैसे तैसे कुछ समय कटा, तब तक वो महापुरुष आ गए जिनको निकाला था। कहा अरे आपका भोजन बन गया, चलिए आप स्नान कर लीजिएगा। जहाँ भाई उनको स्नान करवाया गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, कहा अब आप भोजन कर लीजिएगा। अब वो महापुरुष सोच रहे थे कि धीरे धीरे मृत्यु निकट आ रही थी। अब वो बड़ा ही परेशान थे कि आखिरकार आगे इनसे इस मुसीबत से बचने का रास्ता क्या हो सकता है। धीरे धीरे वहाँ पर उनको पूजा कक्ष में ले जाया गया। उस महापुरुष ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा, जिस व्यक्ति को निकाला था उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे उस दिन आपने कुएं से निकाल के मेरे प्राण बचाए थे और आज अपना बलिदान दे करके हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अब आपका ये अंतिम समय है, आप जिसे भी स्मरण करना चाहें उसे आप स्मरण कर लीजिएगा। तब उन महापुरुष को याद आ गई उन तीनों की, क्योंकि अपनी सामर्थ्य लगा चुके थे बचने की, नहीं बच पाए। अब उन तीनों की बात याद आ गई कि कौआ, गधा और शेर की। कहा मैंने तुम तीनों को निकाला था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी जो आज इस मुसीबत में फंस गया, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानते हुए तुमको निकाला था। और तुमने ये बात हमको वचन दिया था कि यदि कभी किसी मुसीबत में फंस जाना तो मुझको याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मेरे सामने ये मेरे पर इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती है, इसलिए आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इतने में क्या हुआ, जैसे कि वो भाई जानवर थे, स्वाभाविक बात है, अपने मददगार को कैसे भूल सकते थे, आसपास ही होंगे हैं? वो सब देख रहे थे कि कब ये हमको याद करे और कब हमें इनकी मदद करें। कि कौआ आया जो दीपक जल रहा था, उसकी जलती हुई बत्ती को उठाया और छप्पर पर रख दिया कि आग लग गई। सारी सिक्योरिटी वहाँ पर डिसमिस होने लगी। इतने में शेर घुस आया। शेर के आगे भला किसकी मजाल थी? जिस बच्चे का मुंडन ही था, उस बच्चे को उठा करके वो भाग गया। सब दौड़ो, सब इधर उधर, सब पूरी भगदड़ मच गई। सब इधर उधर पूरी की पूरी भगदड़ मच गई। गेट खाली हो गया, गधा घुस आया। उसने कहा कि अब आप मेरे पर बैठ लीजिएगा, आज मेरी स्पीड इतनी तेज होगी कि मुझको पाएगा कोई नहीं। चलिए। अब वहाँ पर उस गधा से वेस्ट सवारी उनको और कोई नहीं लगी और वो बैठ लिए उस पर, और सब भागते भागते कहीं घने जंगल में मिले जा करके। तब उन तीनों ने कहा, देख लिया एडवाइस न मानने का। आप ये समझ रहे थे कि मैं जानवर हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे एडवाइस का क्या महत्व हो सकता है, और आपने एडवाइस नहीं मानी, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर मान ली होती तो एडवाइस तो इस मुसीबत में न फंसते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखा ये जाए। उन्होंने समझाने का प्रयास ये किया कि आदमी वह जीव है जो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए आदमी को ही डस सकता है, आदमी को ही नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जानवर के ऊपर यदि कोई एहसान कर दो
तो निश्चित तौर पर वो एहसान की कीमत अपने प्राणों को दे करके भी चुकाता है। केवल उन्हीं अवस्थाओं में यदि उसके प्राणों का संकट नहीं होता है तो वो अपने मालिक या अपने मददगार पर अटैक नहीं करता है। अब यहां पर इस कहानी को एक तो कहानी के दृष्टिकोण से, दूसरी बात आती है कि जब मैं एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में आपको ये कहानी सुना रहा हूं तो इसके कुछ न कुछ तो सुनाने के पीछे उद्देश्य रहे होंगे। सिर्फ मनोरंजन तो एक उद्देश्य, लेकिन मनोरंजन में भी शिक्षा और शिक्षा में भी बिजनेस, मनोरंजन में भी शिक्षा, शिक्षा में भी बिजनेस, या मनोरंजन में भी संभावना और संभावना में बिजनेस और बिजनेस में इनकम तलाश करना। इट इज द पॉलिसी ऑफ बिजनेसमैन, इट इज द पॉलिसी ऑफ बिजनेसमैन कि कहाँ पर किस प्रकार की संभावनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बिजनेस के लिए ही हर समय संभावनाएं मिल जाएं। कोई नहीं है प्रोडक्शन के लिए ही हमारे पास में हर समय संभावनाएं हों। कहीं पर सृजनशीलता के लिए भी संभावनाएं होती हैं, कहीं पर कल्पना के लिए भी संभावनाएं होती हैं। हर समय हम बिजनेस के लिए तो खुद को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कहीं पर मूड बनाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं पर माहौल बनाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक बिजनेस का सपोर्टिंग सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जब तक सेल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन का जब तक सपोर्टिंग सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक न वो सेल्स ग्रो कर सकती है, ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो कर सकता है, ना ही वह प्रोडक्शन ग्रो कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी संभावनाएं नहीं थी उस आदमी के लिए, लेकिन नहीं, उसने मदद करना अपना फर्ज समझा। और यदि आप मदद करेंगे, यदि आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, मदद है, हेल्प है, तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। इसलिए इतना बड़े बनिए कि छोटे की सराहना कर सको, छोटे से छोटे की सराहना कर सको, उसके योगदान को महसूस कर सको, ताकि उसके अंदर एक फीलिंग भर सको, ताकि वो जब ग्रो करे तो ग्रो करके वो आपकी मदद कर पाए, वो आपके एहसान को चुका पाए। या फिर इतने छोटे बन जाओ कि बड़े से बड़े में अपना योगदान दे सको और उससे मोटिवेट हो सको, उससे मोटिवेट हो सको, तो आप बड़े बनने का प्रयास करेंगे। यदि आप मिडिल में हैं, अरे ठीक है, मिडिल में सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल होती हैं, आमतौर पर है जो एक चाहिए उसमें उतनी तीव्रता नहीं होती है, उतनी तीव्रता नहीं होती है आगे बढ़ने की, ऊंचे उठने की। इस कारण से कभी भी अपने आप को, जो मिडिल पना है, इसको छोड़ करके या तो अपर में चले जाओ या लोअर में चले जाओ। लोअर से अपर में जा सकते हो और अपर में जा करके लोअर की सराहना कर सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि कहानियाँ अवश्य पढ़ना चाहिए, कहानियाँ अवश्य सुनना चाहिए और कहानी सुनानी भी चाहिए, कहानी सुनानी भी चाहिए। कारण ये एक दिमाग को एक अजीबोगरीब खुराक देती है। इनसे दिमाग हमारा फ्रेश होता है, इनसे दिमाग हमारा फ्रेश होता है, दिमाग में एक नई सृजनशीलता का विकास होता है, नई सृजनशीलता का विकास होता है। हम तो ये कहते हैं कहानी लिखनी भी चाहिए, इससे एक नई कल्पनाशीलता का विकास होता है, नई कल्पनाशीलता का विकास होता है, एक नई आइडिया आते हैं, एक नई जीवन शैली पनपती है, एक नई जीवन पद्धति विकसित होती है। इसलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में।